नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय सनी प्रताप सिंह। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चे, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जिसमें कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बच्चे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के जो भी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे आपके रेलवे एनटीपीसी में, वे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम व्यवस्थित तरीके से बच्चे इस चैनल पे हम आपको कराने वाले हैं। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और इसे पढ़िए। और हम शुरुआत करते हैं। लगभग 25-30 क्वेश्चन हम यहाँ पे करते जाएंगे डेली। तो लगभग टोटल आपका ये सारा चैप्टर फिर एक एक करके कवर करेंगे। तो जितने भी 2021 के क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम में आए थे, जितने भी सेट में, वे सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और बेहतर अप्रोच के साथ। तो चलिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या है? क्वेश्चन बोला है एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, एक ग्रुप है, एक समूह है। उस समूह में 35 व्यक्तियों में से, मतलब टोटल पर्सन यहाँ पे बता दिया है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। टोटल व्यक्ति क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना दे दिया है बच्चे, 35। ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है बच्चे, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि 20 क्या है युवा। इस टोटल पर्सन में बच्चे कितने हैं युवा। अगर मैं पूछूंगा कि युवा कितने हैं, युवा मतलब यंग लोग कितने हैं, अगर मैं हाथ खड़ा करवाता हूं, जैसे मान लो मेरी क्लास में टोटल 35 लोग बैठे हैं और मैं उनसे बोलता हूं भाई कितने लोग युवा हैं, हाथ खड़ा करिए। तो कितने लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, युवाओं की संख्या कितनी हो गई बच्चे, 20। ठीक है। फिर मैं पूछता हूं ये बताओ आप में से कितनी लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी हैं। तो गर्ल्स के लिए अब 18 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले मैं पूछा कितने युवा हैं तो 20 लोगों ने हाथ खड़ा किया। फिर कितने गर्ल्स हैं तो 18 लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो अब आप ये बताइए टोटल कितने हाथ खड़े हुए हैं। तो 20 और 18 टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, 38। तो टोटल हाथ कितने खड़े हुए हैं, 38। लेकिन एक बात बताइए, टोटल लोग कितने थे, 30। टोटल लोग कितने थे, 30। मतलब 35। टोटल लोग कितने थे, 35, लेकिन हाथ कितने खड़े हुए हैं, 38। तो इससे क्या समझ में आता है कि कितने कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों में हाथ खड़ा किए हैं, गर्ल्स में भी हाथ खड़ा किए हैं और युवा में भी हाथ खड़ा किए हैं। मतलब वो लोग ऐसे थे जो युवा भी थे, गर्ल्स भी थे। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि समूह में कितने युवा लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं। तो सबसे पहली बात, टोटल 38 लोगों ने हाथ खड़ा किया और टोटल लोग कितने थे, 35। तो 38 में से 35 घटा दीजिए तो बच्चे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब 3 लोग ऐसे थे जो युवा भी थे और लड़कियां भी थी। इस हिसाब से क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे, बी ऑप्शन। यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा और इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, वेन आरेख का क्वेश्चन था, जिसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक सर्कल हमने ये बना दिया युवाओं के लिए और एक बना दिया लड़कियों के लिए। ये युवा हो गई, ये गर्ल्स हो गए। अब यहाँ पे बोला था बच्चे, इस हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। टोटल पर्सन कितना दिया था, 35 दिया था। अब यहाँ पे ये पूछा था कि कितने ऐसे यंग लोग हैं जो गर्ल्स हैं। ठीक है। तो हम मान लेते हैं, हमें यही पूछा है कि युवा और लड़कियां दोनों होनी चाहिए, तो उनको हमने मान लिया x। अब टोटल युवाओं की संख्या कितना दिया था, 20 दिया था। तो ये पूरा x है, तो ये पूरा सर्कल अगर 20 होगा, क्योंकि युवाओं की संख्या 20 है, तो इतना पोर्शन x है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से टोटल गर्ल्स कितना दिया था बच्चे, 18। तो ये पूरा सर्कल की वैल्यू 18 होगी। तो ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस x हो जाएगा। और इनका टोटल कर देंगे तो बच्चे टोटल जोड़ दीजिए तो 20 माइनस x प्लस 18 माइनस एक्स, और टोटल करेंगे तो टोटल लोग कितने हैं बच्चे, 35 है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 और 18 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 3। और यहाँ पे संख्या कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते थे। दोनों बात मैंने आपको बता दिया। तो ये था बच्चे पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो जल्दी से बच्चे, पहला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये तो था मेरे भाई पहला सवाल। अब आते हैं सेकंड सवाल पे। तो ये सब क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आप कर रहे हैं जो एग्जाम में आए थे। वैसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। ठीक है। बहुत आसान था, इसलिए हमने इसी में ले लिया है। अब ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन को भी पढ़िए क्या लिखा है। तो ये भी रेलवे एनटीपीसी 21 जनवरी को आया था ये शिफ्ट 1 में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चे कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो ये बच्चे हैंड शेकिंग वाला क्वेश्चन है, हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है।
और हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कॉम्बिनेशन भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं, आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं कराएंगे, जो इतना कराएंगे जो एग्जाम में आपको करना है, ठीक है। बाकी डिटेल में जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है तो इनकी सारी वैरायटी आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। तो अभी हम एक काम करते हैं, याद रखिएगा बच्चे कि अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स कितने हैं, जैसे कोई पार्टी में गए और वहां पे सब लोग खड़े हैं और एक दूसरे से सब लोग हाथ मिलाते हैं, तो बताइए टोटल हैंड शेक्स कितने होंगे, कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, अगर आपसे ये पूछता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे n इंटू एन माइनस टू, ठीक है, n इंटू एन माइनस टू अपॉन टू। ये बच्चे फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू एन माइनस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया बच्चे, क्या होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का लगता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो उसी से फॉर्मूला आता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये रिजल्ट याद रखिएगा। अब यहाँ n क्या है बच्चे, तो याद रखेंगे n क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। तो टोटल पर्सन कितने थे बच्चे 40, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए, 40 में से एक का देंगे तो 39 हो जाएगा, और ये बटा 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए बच्चे, कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया 2 9 18 और 2 3 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 780, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज इक्वल टू होता है बच्चे क्या, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे सवाल नंबर दूसरा। अब हम चलते हैं बच्चे सवाल नंबर तीसरे में। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, फिर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है बच्चे कि शहर P से Q के दो बस टिकटें तथा शहर P से R के 3 बस टिकट। तो सबसे पहली बात, P से Q जा रहे हैं और एक बारी कहाँ जा रहे हैं, P से R जा रहे हैं, 2 शहर जा रहे हैं, एक तो P से Q, जैसे मान लो ये P से, ये हम क्या जा रहे हैं Q, ये P है ये Q है, और एक जा रहे हैं P से R। क्लियर है कि नहीं? तो P से Q की 2 बस टिकट, और P से Q जाने का मान लो किराया कितना है, x मान लेते हैं, और P से R जाने का किराया कितना है, y है। एक टिकट का किराया y है और एक टिकट का किराया क्या है, x है। अब क्वेश्चन में बोला है P से Q के 2 बस टिकट कितने लिए हो, 2 टिकट लिए हो। तो P से Q जाने का एक टिकट की कीमत x है, तो 2 टिकट लोगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला है बच्चे P से R के 3 बस टिकट, तो P से R के लिए 3 बस टिकट लियो तो 3y हो जाएगा, ठीक है, और इनकी कुल कीमत कितनी, 99 रुपए। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या ये बात क्लियर है सभी को? उसके बाद बोला है परंतु शहर P से Q की 3 बस टिकट, अगर P से Q जाते और कितने टिकट लेते, 3, तो 3 टिकट लेते तो ये 3x हो जाता। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद क्या बोला है, और शहर P से R के कितने टिकट बच्चे, 2, तो P से R के लिए 2 टिकट है तो ये 2y हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और टोटल कीमत कितनी है, 91, तो यहाँ पे हमने लिख लिया सेकंड इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे पूछा है बच्चे यहाँ पे ये बताइए, तो शहर P से Q और P से R का किराया क्रमशः कितना है। तो आपसे ये पूछा है कि P से Q का किराया बता दीजिए और P से R का किराया कितना है। तो P से Q का किराया आपने x माना था और इसका क्या माना था, y। आपको दोनों की वैल्यू निकालना है, x और y। तो कुछ नहीं बच्चे, ये 2 समीकरण बन गया, दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो x और y निकालना है, तो समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं तो करेंगे क्या, इनमें से किसी एक को बराबर कर दो, तो और फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वेशन को घटा दो। तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ 3, तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे कितने का कर लेते हैं, 2। तो जब 3 का करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 6x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 का करोगे तो 9y हो जाएगा, और 3 इंटू 99 हो जाएगा। तो 3 इंटू 99, 3 9 27 हो जाएगा, 2 हासिल, 3 9 27 और 2 क्या हो जाएगा, 29। अब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4y, और 2 एकम 2 और 2 9 कितना हो जाएगा, 18। दोनों को घटा दीजिए तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 5y, और माइनस कर देंगे बच्चे तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, तो 115 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 5 2 10 हो गया, 5 या 15, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। मतलब y मतलब P से लेकर R तक का किराया कितना था, 23 था। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी 23 दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन ही जवाब होगा। अब आपको x का किराया मतलब P से Q का किराया निकालना हो तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और यहाँ से x निकाल लो, तो बच्चे जरूर कितना आ जाएगा, 15। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो आपको प्रिपेयर रहना है। अगर आपने पूरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं कहीं से फाउंडेशन, तो भी आप प्रीवियस ईयर जरूर करके आइए, तो आपको ये पता चलता है कि एग्जाम कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एक बेहतर तरीके का अप्रोच पहले से क्लियर रहता है और एग्जाम हॉल में फिर आपको कुछ चीजें नई नहीं लगती हैं, सब लगता है पढ़ा पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं बच्चे, 4th में, चौथा क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि संख्या 96961 में 9 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि 9 के जो स्थानीय मान आपको निकालने हैं, मतलब इस संख्या, एक संख्या दे दी है 96961, इसमें 9 जो है, 9 का स्थानीय मान आपको फाइंड करना है और उनका क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। योग मतलब सम निकालना है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं, ये जो 9 दिख रहा है इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे।
तो स्थानीय मान जैसे ये होता है बच्चे इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा, ये सब स्थानीय मान होते हैं, ठीक है। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा मतलब किससे गुणा कर देंगे, 100 से, मतलब 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 900। अब इस वाले 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 का गुणा किससे होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पे एक के साथ कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, तो 4 जीरो रहेंगे। तो याद रखना जो अंक का स्थानीय मान लिख रहे हैं तो उसके बाद जितने भी अंक होंगे उतने जीरो लगा देते हैं एक के साथ और गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे 9 है तो कितने अंक है इसके बाद 4, तो 9 के साथ 4 जीरो लग जाएगा। यहाँ पे 9 है, कितने अंक है 2, तो 2 जीरो लग जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चे, 90,000। कितना आ जाएगा बच्चे, 90,000। क्लियर है कि नहीं, तो 90,000 आ गया बच्चे इसका। अब इन दोनों का क्या निकालना है योग, तो 90,000 है और यहाँ पे क्या है 900, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 और 900 को जोड़ेंगे तो बच्चे 90,900, यही क्वेश्चन का जवाब होगा। और ये देखिए 90,900 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको चौथा क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन था, बड़ा आसान था। अब एक अगला क्वेश्चन और आपके सामने दिया है बच्चे, ये क्वेश्चन भी बड़ा ईजी है, बहुत ही बेसिक तरीके से कर सकते हैं हम। इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिक से, और आपको इक्वेशन बना के नहीं करना है तो आप और भी तरीके हैं इसको करने का, जैसे कि एकदम हम बेसिक मेथड जिसको बोलते हैं क्या बच्चे, गोली मेथड, गोली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उसी मेथड से पहले सॉल्व करवाता हूँ बहुत बेसिक से। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है वैसे ये। तो एक किसान के घर में मुर्गियां हैं और क्या है बच्चे, बकरियां। तो दो जानवर हैं उसके किसान के घर में, एक तो मुर्गियां हैं और साथ में क्या है बच्चे, बकरियां, ठीक है। और उनके सिरों की कुल संख्या दिया है 42, मतलब टोटल सिरों की संख्या दे दिया है। टोटल सिरों की संख्या का अर्थ ये है बच्चे कि आपको पता है कि चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो, हर जानवर के पास एक ही सिर होता है। तो 42 सिर होने का मतलब टोटल नंबर ऑफ जानवर भी कितना दे दिया है बच्चे, 42। तो टोटल जानवरों की संख्या कितनी है, 42। और यहाँ पे दो प्रकार के जानवर हैं, एक तो है मुर्गी और एक है बकरी। अब उनके पैरों की संख्या बच्चे दे दिया है कुल कितना, 138। और यहाँ पे पैर की संख्या मतलब यहाँ पे उनका जो लेग से बच्चे टोटल लेग दे दिया है, उनके पैरों की संख्या दे दिया है, टोटल पैर कितने, 138। और आपको ये पता होगा कि एक मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर। तो एक मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर। लेकिन एक बकरी के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर। ये बात शायद आपको पता हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। ये बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, ये सवाल पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एकदम बेसिक से कर सकते हैं बिना किसी एक्स वगैरह माने, डायरेक्ट, जिसको हम गोली मेथड बोलते हैं। तो गोली मेथड से कैसे करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो गोली मेथड में होता क्या है कि जो छोटा वैल्यू होता है उसको सेटिस्फाई करते हैं और बड़ा वैल्यू हमेशा आंसर दे देता है, ये तरीका है। तो एक बार लिखना हो तो लिख लीजिएगा कॉपी में, जूनियर वैल्यू को सेटिस्फाई करना है और सीनियर वैल्यू आंसर देगा। मतलब छोटे मान को सेटिस्फाई करिए, बड़ा वाला आंसर देगा। और छोटा और बड़ा कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करेंगे तो मुर्गी जो है बच्चे उसके पास कितने पैर हैं, 2, और बकरी के पास कितने पैर हैं, 4। तो छोटा कौन कहलाएगा, मुर्गी, और बड़ा कौन कहलाएगा, बकरी। मतलब छोटे वैल्यू को सेटिस्फाई करिए और बड़ा वैल्यू आंसर दे देगा, इसी को बोलते हैं गोली मेथड। तो ध्यान से देखिएगा कैसे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहली बात अगर हम मुर्गियों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हैन। हैन मतलब क्या हो गया, मुर्गी। और यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे चिकन्स लिखा था वैसे तो, और यहाँ पे लिख लेते हैं गोट्स। गोट्स मतलब क्या हो गया, बकरी। तो अब यहाँ पे मुर्गी के पास, एक मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर। तो ध्यान से सुनिएगा, एक मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं। और एक बकरी के पास कितने होते हैं, तो बकरी के पास भी 2 पैर होते हैं लेकिन 2 एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब बकरे के पास भी 2 होंगे लेकिन 2 क्या होंगे, एक्स्ट्रा। तो चाहे मैं फिर अगर आपसे ये कहूं कि चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो, कम से कम एक जानवर के पास कम से कम कितने पैर होने चाहिए, एक जानवर के पास कम से कम 2 पैर तो होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि मुर्गी के पास 2 होता है और बकरी के पास भी 2 होता है लेकिन 2 एक्स्ट्रा होता है। मतलब कायदे से कोई भी जानवर हो, कम से कम एक जानवर 2 पैर तो रखेगा ही रखेगा। तो एक जानवर के पास अगर 2 पैर हैं और टोटल जानवरों की संख्या कितनी दी है क्वेश्चन में, 42। तो 42 जानवरों के पास कम से कम कितने, मिनिमम कितने पैर होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 84। तो मिनिमम कितने पैर होने चाहिए, 84। लेकिन पैरों की संख्या कितना दिया है, 138। तो 138 टोटल पैर है, तो 84 पैर अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4। और ये 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो ये 54 पैर बच्चे जो बच गए ना, ये एक्स्ट्रा पैर हैं। ये एक्स्ट्रा पैर किसके होंगे बच्चे, ये बात पता है आपको कि ये एक्स्ट्रा पैर किसके होंगे, बकरियों के। क्योंकि एक बकरी के पास कितना एक्स्ट्रा पैर होता है, 2। तो बकरियों की संख्या यहाँ से निकल जाएगा। तो बकरी कितनी है आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल एक्स्ट्रा पैर कितने बचे हैं, 54। और एक बकरी के पास कितने एक्स्ट्रा होते हैं, 2। तो 54 पैर कितने बकरियों के पास होंगे, एक बकरी के पास 2 है, तो 54 पैर कितने बकरियों के पास होंगे बच्चे, 27। तो बकरियों की संख्या कितनी हो गई, 27। लेकिन बकरियों की संख्या आपसे नहीं पूछा है, यहाँ पे मुर्गियों की संख्या पूछा है। और टोटल जानवर कितने थे बच्चे, 42। इसमें से 27 आपके हो गए क्या बच्चे, बकरी। तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे किसका पता चल जाएगा, मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या निकाल दीजिए, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। और हासिल यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 1। मतलब यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इसको हमने एकदम बेसिक से किया है, गोली मेथड। इसमें आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तब।
ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते तो ये करते कि एक मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं और बकरे के पास भी 2 होते हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो कम से कम एक जानवर के पास 2 पैर होंगे। तो टोटल जानवरों की संख्या कितना दिया है 42, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 84। लेकिन टोटल पैर कितना दिया है बच्चे 138, तो 138 में से 84 घटाएंगे तो एक्स्ट्रा पैर कितने बच गए 54। और वो 54 पैर किसके थे बच्चे, बकरियों के। एक बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 54 पैर कितने बकरियों के पास होंगे, तो यहाँ पे 27, तो बकरियों की संख्या 27 हो गई। टोटल जानवर कितना था 42, तो 27 हो गए बकरी, तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा मुर्गी कितने। क्लियर है। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं बच्चे आगे अगले सवाल पे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगा। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसको भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहा है, एक बार इसको अच्छे से रीड करते हैं। तो 516372 में 6 के स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान अभी अभी बताया गया आपको। अब यहाँ पे एक और चीज बताना है, आंकिक मान। और आंकिक मान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू। तो उनका अंतर बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बोला है कि 516372, तो सबसे पहले 5 का अगर 6 का अगर मैं स्थानीय मान निकालता हूँ, प्लेस वैल्यू निकालता हूँ, तो प्लेस वैल्यू इसका कितना होगा 6, और कितने जीरो लग जाएंगे, 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएंगे, तो 6000। और इसी 6 का बच्चे अगर मैं फेस वैल्यू निकालता हूँ, आंकिक मान निकालता हूँ, तो 6 का आंकिक मान 6 ही रहता है, याद रखिए। और दोनों के बीच का क्या निकालना है बच्चे, अंतर निकालना है। तो 6000 में से 6 घटा दीजिए तो आपको डिफरेंस निकल जाएगा, तो आ जाएगा 5994। कितना आ जाएगा 5994, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। तो बच्चे बहुत आसान था। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो खुद जो अंक है वही उसका फेस वैल्यू होता है, वही उसका अंकिक मान होता है। लेकिन स्थानीय मान बोलेंगे तो यहाँ पे जो भी अंक है उसके आगे जितने भी अंक है उतने जीरो लगाने पड़ते हैं, तो स्थानीय मान आते हैं। ये बात क्लियर है बच्चे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन में से एक था, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो अगर आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पहले से पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में कर लेंगे, इसमें समय भी आपका नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये बच्चे आपका नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है। आप यहाँ पे फैक्टर थ्योरम करके आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सब प्रॉपर डिटेल में पढ़ाया जाता है। ये उसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या है बच्चे, 2 की पावर 7, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1, ये एक दिया है बच्चे संख्या। तो इसमें कितने गुणनखंड सम है, सम मतलब होता है इवन। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए मैं भी आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, वो इस फॉर्म में है, 2 की पावर a है, y की पावर b है और z की पावर क्या है। और अगर आपको इसमें पूछ ले सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप करेंगे क्या, 2 के पावर में जो दिया रहेगा ना उसको जो भी पावर में दिया उसको हम लिख देंगे। पहले a का a लिख दिए। अब बाकी जो संख्याएं रहेंगी, और यहाँ पे याद रखना 2 हो गया, y हो गया और ये z हो गया, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब वो और कभी भी टूटने नहीं चाहिए और विभाजित नहीं होने चाहिए। जैसे 2 और किसी से नहीं कटता, 3 किसी से नहीं कटता, 5 किसी से नहीं कटता, 7 किसी से नहीं कटता, तो ये सब प्राइम नंबर है। अगर इनकी जगह 4 होता तो 4 को फिर 2 के फॉर्म में लिखना पड़ता तोड़कर। तो याद रखिएगा ये संख्याएं क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। तब हम क्या करते हैं कि 2 की पावर में जो भी दिखा उसको लिख लेते हैं, और बाकी जो संख्याओं के ऊपर में जो पावर लगी है उनका एक एक बढ़ाकर लिखते हैं। तो जैसे यहाँ y की पावर b है तो b का 1 बढ़ा देंगे तो b+1, यहाँ पे c का 1 बढ़ा देंगे तो c+1, तो बस बच्चे इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। इसी तरीके से फैक्टर निकालने का भी तरीका होता है, इसी तरीके से ऑड फैक्टर निकालने का भी तरीका होता है। तो ये तो मैंने अभी इवन बताया है। अगर आपको यहाँ पे टोटल फैक्टर पूछता कुल गुणनखंड, तब आप सबका 1 बढ़ा देते, a का भी 1 बढ़ा देते, b का भी 1 बढ़ा देते और c का भी 1 बढ़ा देते। लेकिन सम वाला बोलेगा तो 2 के पावर में जो है उसका 1 नहीं बढ़ा। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। तो अभी तो हम इवन फैक्टर निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 2 के पावर में क्या दिख रहा है 7, तो 7 का 7 लिखिएगा। बाकी यहाँ पे पावर में 4 है तो 4 का 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 का 1 बढ़ा देंगे तो 4 है, 1 का 1 बढ़ा देंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 चौके 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 40, और 7 चौके कितना हो जाएगा 28, तो ये आ जाएगा 280। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताएं बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ओके है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बच्चे फैक्टर थ्योरम करके पढ़ाते हैं ना, वो टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो इसके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। मोहन एक दिन 60 रुपए कमाता है, दूसरे दिन 50 रुपए खर्च कर देता है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। तो मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक दिन कितना कमाता है, 60 कमाता है, और दूसरे दिन बच्चे 50 खर्च कर देता है। मतलब मान लो कि पहले दिन उसने कितना कमाया, 60 रुपए अर्जित किया, और दूसरे दिन उसने 50 रुपए गवा दिया, मतलब खर्च कर दिया। ठीक है,
और वह तीसरे दिन फिर से 60 रुपए कमाता है और चौथे दिन फिर 50 रुपए खर्च करता है। मतलब तीसरे दिन फिर वो कितना कमाता है 60, और फिर चौथे दिन बच्चे कितना गवा देता है 50 गवा देता है, ठीक है। और बाकी दिन भी यही क्रम से चलता है, मतलब इसी प्रक्रिया में फिर वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे। तो ये पूछा है कि कौन सा ऐसा दिन होगा कि उसमें खर्च करने के पहले उसके पास 200 रुपए पड़े। जैसे आज मेरे पास 200 पड़े, अब मैं खर्च करने वाला हूँ, तो मुझे खर्च नहीं किया होगा, लेकिन खर्च करने के पहले मेरे पास 200 रुपए पड़े होंगे। तो वो कौन से दिन तक होगा, यही पूछा, किस दिन खर्च करने के पहले उसके पास 200 रुपए होंगे। तो ये आपके सामने दिया है कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले एक बात बताओ, पहले दिन 60 कमाया, दूसरे दिन 50 गवाया, तो कुल मिला के कितना कमा पा रहा है बेचारा। तो 60 में से 50 कम कर देंगे तो कितना कमा रहा है 10 रुपए। तो 10 रुपए कमाता है बच्चे कितने दिन में, एक दिन में। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 10 रुपए कमाने में इस भाई को कितने दिन लग रहे हैं, एक दिन लग, कितने दिन लग रहे हैं, एक दिन लग रहे हैं, 10 दिन, मतलब सॉरी एक दिन नहीं लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन। तो ये जो भाई है वो 2 दिन लगते हैं कितना रुपए कमाने में बच्चे, 10 दिन, 10 रुपए कमाने में 2 दिन। क्योंकि 60 कमाया पहले दिन और दूसरे दिन 50 गवा दिया, दूसरे दिन तो कमाया ही नहीं है। तो 60 में से 50 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 10। तो 10 रुपया बेचारा कमाया है मात्र 2 दिन में। तो 2 दिन में 10 रुपए कमाया है और उसका लक्ष्य कितना कमाना है, 2। तो सबसे पहले करते क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 दिन लग गए इतना कमाने में, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये बताइए कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात ये करें कि यहाँ पे एक काम करते हैं, कमाने वाला कितना था बच्चे, वो जिस दिन आता था कमाने वो कितना कमाता था, 60। कितना कमाता था, 60। उसका टारगेट कितना था कमाने का, 200 रुपए कमाना था। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये याद रखिएगा कि जितना रुपए वो कमाता था, 60 रुपए कमाता था ना, तो पहले इसको माइनस कर दो 60 को। तो कितना रुपए, 140 रुपए। तो पहला हमारा टारगेट है कि 140 रुपए कमाने में उसको कितने दिन लगेंगे, पहले ये निकालो। तो ये बताओ, 10 रुपए कमाने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 140 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे। तो 140 बनाने के लिए यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 14 का। तो यहाँ भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 14 का। तो कायदे से 140 रुपए कमाने में इस भाई को 14 दूनी कितना लग जाएगा, 28 दिन लग जाएगा। 28 दिन में ये भाई कितना कमा लेगा, 140 रुपए, ठीक है। लेकिन अब जब 29वां दिन जब जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि देखो पहले कमाया फिर गवाया, फिर कमाया फिर गवाया, तो ये टोटल हमने बोला कि 28 दिन लग गए, तो 140 रुपए इसके पास थे। अब उसके बाद जो अगला दिन होगा, एक दिन और लेगा और वो जाके कितना रुपए कमाएगा बच्चे, एक दिन लेगा। और 60-50 के बाद फिर क्या आता है, 60 आता है। 60-50 का एक पैटर्न चलता है, 60-50 60-50 60-50, फिर क्या आता है 60। तो 60 रुपए सीधा सा कमाएगा भाई ये, और ये एक दिन लेगा। तो कुल मिला के भाई के पास कितने बैठ जाएंगे, 200 रुपए। और ये बताओ कितने दिन हो गए, 29 दिन हो गए। 29 दिन तक उसने कितने कमा लिए, 200। अब 30वें दिन जाएगा तो फिर गवा देगा, लेकिन 29 दिन तक उसने 200 रुपए कमाए हैं। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 29th डे। 29वें दिन तक उस भाई के पास 200 रुपए रहेंगे। अब 30वें दिन अगर वो एंट्री कर दिया तो उसके फिर 50 चले जाएंगे, तो वो नहीं जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि किस दिन तक खर्च करने के पहले, किस दिन खर्च करने के पहले उसके पास 200 रुपए हो। तो 200 रुपए हो और खर्च करने जा ही रहा हो, तो 200 रुपए पड़े थे, अब अगला दिन जाता तो 50 खर्च कर देता। तो सवाल यही था। तो 200 रुपए कमाने तक उसको कितने दिन लग गए, 29 दिन लग गए। क्लियर है कि नहीं। तो फिर वो खर्च करने की बात थी तो वो नहीं जाएगा, 29 दिन तक हो गया जवाब। क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अगले में बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, आपको लगा हो सर ये 60 क्यों माइनस किए, याद रखना जितना भी कमाता है उसको पहले माइनस करते हैं, क्योंकि फिर अल्टरनेट अगर पेयर में चलाते हैं ना, जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 10 रुपए है तो 200 के लिए 20 का गुणा कर दीजिए। 20 का गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो दिक्कत ये हो जाएगा ना, आप ये क्या कर रहे हो कि पहले कमा रहा है, पहले 200 कमाए फिर खर्च करवाओगे उससे, फिर कमाओगे फिर खर्च कराओगे, ऐसे कई बार करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आपसे ये पूछा था कि पहली बार उसका कब होगा, मतलब पहली बार वो 200 रुपए कमाया और फिर वो खर्च क्यों करेगा, यही पूछा ना। 200 मतलब 200 रुपए उसके पास जब वो कमा लिया तो उसके बाद वो खर्च करने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो यही पूछा था कि किस दिन खर्च करने के पहले उसके पास 200 रुपए थे, खर्च करने के पहले 200 रुपए थे। तो ये 29वां दिन ऐसा था जब उसके पास 200 रुपए थे। तो 30वें दिन की वो नौबत नहीं आने देगा। तो 29वें दिन तक उसके पास 200 रुपए थे, क्योंकि अगर वो 30वें दिन जाएगा तो फिर भाई के पास 50 रुपए कम हो जाएंगे तो 150 हो जाएगा। तो ऐसे तो और दिक्कत आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है। बात समझ में आया सभी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे 80 रुपए पहले दिन कमाता तो 80 कम करके फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। ये चीज जो है ना, ये हम आपको पाइप एंड सिस्टम में पढ़ाते हैं, नल और टंकी में। नल और टंकी से रिलेटेड है थोड़ा सा, आपको लग रहा हो नल और टंकी में कैसे ये है, क्योंकि एक नल इतना भरता है दूसरा नल इतना खाली करता है, उसी से संबंधित है, ठीक है। चलो अगला सवाल आप सबके सामने है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9वां। अब क्वेश्चन नंबर 9वां क्या बोला है इसको भी हम पढ़ते हैं। तो यदि दो के पास क्रमागत गुणजों का योग 660 है, तो यदि क्या बोला, 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग दे दिया है, 2 के मल्टीपल है और वो भी कैसा बोला है, क्रमागत। ये एवरेज का क्वेश्चन है बच्चे। 5 क्रमागत है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और ये सब क्रमागत मतलब लगातार है, और वो भी किसके गुणज, 2 के, मतलब मल्टीपल 2 के है।
मतलब इवन नंबर जैसा है, ठीक है। और सब में डिफरेंस कितने कितने का होगा, 2 2 का, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो 2 2 का डिफरेंस तो होगा ही होगा। 2 का मल्टीपल है तो 2 2 का डिफरेंस होगा। और क्रमागत है, लगातार है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है संख्या, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, इनके गुणजों का योग दे दिया है। योग मतलब क्या दे दिया है, सम, मतलब इन पांचों संख्याओं का सम दे दिया है 660। तो आप यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी राशियों का योग बटे जितनी राशियां होती हैं। तो योग कितना दिया है 660 और राशि कितनी है 5 है, तो एवरेज निकालेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, 5 से 15 और 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 132 आ गया। तो इन पांचों का औसत क्या होगा, तो आपको पता है कि जब संख्याएं क्रमागत हो और उनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो याद रखिएगा औसत हमेशा माध्य पद वाली वैल्यू होती है। और माध्य पद कौन सा होगा, 5 है तो मध्य पद कौन सा होगा, तीसरा होगा, ठीक है। और तीसरे पद की वैल्यू कितनी हो गई है 132, तो आप यहाँ पे 132, क्लियर है, ठीक है। ये एवरेज हो गया, तो एवरेज मतलब मध्य पद की वैल्यू, मध्य पद तीसरा है, तीसरे की वैल्यू 132 होगी। अब आपसे पूछा है बच्चे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मतलब ये पूछा है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 132 के बाद क्या आएगा, 134 आएगा, 2 2 का डिफरेंस होगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है। 134 के बाद फिर क्या आएगा, 136, तो सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, 136। और यही क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, जवाब। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये बच्चे एवरेज का क्वेश्चन था वैसे, लेकिन नंबर सिस्टम में बच्चे हम इसको लेके चल रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि संख्याओं पर ही तो हम खेल रहे हैं, ज़्यादा कुछ थोड़ी कर रहे हैं। क्रमागत संख्या, ये सारी चीज़ें दी, ठीक है। बाकी जब मैं आपको फाउंडेशन पढ़ाता हूँ तो इसको एवरेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में। बड़ा इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। क्या बोला है यहाँ पे कि -40 बटे कितना है 56 है एक ऐसी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में हो उसको परिमेय बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 हो, जिसका अंश -5 हो। तो ये इसको -5 बनाना है, अंश -5 हो, ऐसा कौन सा यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, ये सवाल है। तो बताओ 40 को क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो किससे काटे होगे बच्चे, 8 से, 8 पंचे 40 और 8 से काटोगे तो 8 सत्ते 56। तो 8 से ऊपर नीचे काट, 8 पंचे सॉरी 8 से काट दोगे तो 8 पंचे क्या हो जाएगा 40 और 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56। तो देखो ऊपर में -5 आया, -5 आने के लिए ऊपर और नीचे दोनों को किससे काटे हो, 8 से। तो यहाँ भी 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये बताओ कि -40 बटा 56 को अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें और ऊपर में -5 आए तो 8 से काट दीजिए, 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56। तो नया फ्रैक्शन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, -5 बटा 7। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन, -5 बटा 7। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था कि -40 बटा 56 को ऐसे परिमेय में बदलना है कि ऊपर में क्या आ जाए, अंश न्यूमरेटर में क्या आ जाए -5। तो 8 से काट दो, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, तो -5 बटा 7। तो देखो अंश में -5 दिख भी रहा है, क्लियर है कि नहीं। ठीक, किसी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर काटते हैं तो नीचे भी काटना पड़ता है, ऊपर गुणा करते हैं तो नीचे भी गुणा करते हैं, क्लियर है कि ना, इस बात को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल बड़ा ही इजी है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 11वां, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, अब 11वां क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पूरा करा रहा हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, ध्यान से देखें तब आपको समझ में आएगा। इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। तो 9.2 और 10.5 के बीच की परिमेय संख्या कौन है, बड़ा इजी, इससे आसान क्या मिलेगा। तो 9.2 और 10.5, तो ये बताओ 9 पॉइंट क्या लिखा है 15, 9.15, 9.2 का मतलब 9.20, तो 1520 से तो ये छोटा हो गया, तो ये तो बीच का नहीं है, ठीक है। 9.55, 20 और 10.5 ये बिल्कुल बीच का है, क्योंकि ये 20 है और ये 55 है, 20 और 55 और 10.5 तो बिल्कुल बीच का। और 10.67 बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 0.5 का मतलब होता है, 10.5 मतलब 50, 50 से 67 अधिक है तो ये भी नहीं होगा। 9.08 तो बहुत कम हो गया पहले, क्योंकि 9.0809 फिर 9.1, तो ये भी छोटा हो जाएगा। तो कौन सा होगा बच्चे, ये बी ऑप्शन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखते ही बता सकते हो अगर आपको नंबर लाइन पता है तो, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, इस क्वेश्चन में तो दम था ही नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगले सवाल में चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये अगला सवाल भी बड़ा इजी है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, इसमें तो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आप ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी √5 लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है बच्चे, √5। निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा परिमेय संख्या है, ये सवाल है। तो √5 और √7 के बीच में, तो √5 का मतलब क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होगा, और √7 का मतलब क्या होगा 3 का करेंगे तो 9 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब जो भी आंसर होगा 2 के बीच में ही आना चाहिए। ये बताइए 4 सही 1/5 है, तो ये तो 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इनके बीच का बोला है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी नहीं होगा। ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये हो सकता है। ये 3 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन होगा। तो पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। √5 का मतलब ये देखो, 4 √4 क्या होता है 2, तो √5 2 से थोड़ा ऊपर होगा। √7 है तो √9 क्या होता है 3, तो 3 से कम होगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग ही होगा।
तो 2 और 2 के बीच में ही होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, तो यही जवाब होगा। बाकी ये 3 से ऊपर था, ये भी 3 से, ये 2 से नीचे है और ये 3 से ऊपर है, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? सी। तो ऐसे करना है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन को थोड़ा देख लिया करो, ऑप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बड़ा ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे कि रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 11 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, तो बताइए निम्न में से कौन सी संख्या होगी? क्या वो प्राकृत संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, अपरिमेय आएगी, परिमेय आएगी? तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया जाता है, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये बात क्लियर है सभी को? तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट 11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ a की जगह क्या लिखेंगे? रूट 3, और b की जगह लिखेंगे रूट ऑफ 11। तो 11 और 3 क्या हो जाएगा? 14, और 2 टाइम्स ऑफ 11 3 क्या हो जाएगा? 33। अब ये बताओ, यहाँ पे ये जो पूरी संख्या आई है, इसमें ये रूट ऑफ 33 दिख रहा है, तो रूट जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, जैसे रूट ऑफ 25 का तो 5 होता है, रूट ऑफ 36 का 6 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 33। तो परफेक्ट रूट नहीं निकलता, तो ये क्या होती है बच्चे? अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होता है, याद रखना, ठीक है। ये होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। क्यों होती है, क्या होती है, हम डिटेल में बताते हैं, लेकिन याद रखना, रूट ऑफ 33 लिखा है, रूट ऑफ 35 लिखे, रूट ऑफ 37 लिखे, रूट ऑफ 39 लिखे, कुछ भी लिखे, ये सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब ये अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर होता है, तो याद रखना, इर्रेशनल नंबर का किसी भी नंबर से आप अगर ऐड भी करते हैं तो वो भी क्या होता है? इर्रेशनल ही होता है। तो इर्रेशनल नंबर से किसी भी संख्या का गुणा हो, इर्रेशनल नंबर से किसी भी संख्या का जोड़ हो, इस रेशनल नंबर अगर है साथ में, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इस हिसाब से कौन सा जवाब होगा? सी ऑप्शन, यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको सही से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पॉइंट 323 के ऊपर मेरे ख्याल से बार होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बार। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 है, तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, बार बिल्कुल होगा शायद, ठीक है, बिल्कुल बार था बच्चे, यहाँ पे 23 के ऊपर बार लगा लेना। तो पॉइंट 23 के ऊपर आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे? बार। ये बार लगा हुआ था, और यहाँ भी क्या लगा था? बार। तो आपसे पूछा है पॉइंट 23 के ऊपर बार जो हो तो वो कैसी संख्या है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, आपको पढ़ाया जाता है कि ये जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है। तो पॉइंट 23 के ऊपर बार लगा है, तो हम अगर बार को हटाते हैं तो 23 और बार हटाते हैं, तो जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे क्या आ जाते हैं? 9। तो मतलब ये क्या आ गया? 23/99। क्या आ गया बच्चे? 23/99। और 23/99 जो है वो बच्चे किस रूप में है? P/Q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चे? P/Q के फॉर्म में। और P/Q के फॉर्म में है, मतलब ये क्या होता है बच्चे? एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो याद रखिएगा कि अगर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या। इस हिसाब से क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का रिजल्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो 14 क्वेश्चन तक कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा और आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे? 15वां भी बच्चे पेपर में आया था, ध्यान से देखिए। पूरा प्रीवियस ईयर बच्चे मैं करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से हम रेगुलर क्लासेस रखेंगे। बीच में भी थोड़ा कुछ दिनों से दिक्कत हो गया था, क्लासेस नहीं वीडियो हो पा रहा था, लेकिन जीएस की प्रॉपर जा रही थी, मैथ्स का थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब हम रेगुलर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने की बजाय 2 से क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। मतलब राहुल को किसी संख्या, एक संख्या से कितने का गुणा करना था? 2 का, लेकिन उस गलती से वो उस x में कितने का डिवाइड कर दिया? 2 का। 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। तो डिवाइड कर दिया तो उसको रिजल्ट कितना मिला? 2। तो इस संख्या x का गुणा उसको 2 करना था, लेकिन x का वो 2 से गुणा ना करके उससे क्या कर दिया? डिवाइड। तो 2 से डिवाइड कर दिया और उसका रिजल्ट क्या मिल गया? 2। तो आपको पूछा वास्तविक उत्तर कितना होगा, ये पूछा है। तो ये बताओ, उसने ये काम कर दिया है कि x को 2 से डिवाइड करने पे उसका उत्तर क्या आ गया था? 2। तो एक तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि उसकी वास्तविक उत्तर कितना होगा। तो वास्तविक उत्तर क्या होगा? 2 का गुणा किससे करना था? x से। तो 2 का गुणा x है और x की वैल्यू कितना है? 4 है। तो वास्तविक उत्तर उसका कितना आना चाहिए था? 8। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि किसी संख्या को उसको 2 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उस संख्या x से उसने कितना डिवाइड कर दिया? 2, और उसका रिजल्ट कितना मिल गया? 2। तो कुल मिला के x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो उसको गुणा करते, अगर 2 से 4 का गुणा करते तो x का मतलब वैल्यू तो निकाल लिए। अब 2 का गुणा अगर 4 से करते तो कितना रिजल्ट आना चाहिए था? 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हमने कितने क्वेश्चन करा दिए बच्चे? 15। इसी तरीके से 15 का डेली वीडियो आएगा और आपका ये पूरा कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस को बढ़ाना है, थोड़ा ज़्यादा कराना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे। जय हिंद जय भारत। नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, कल मिलेंगे दूसरी क्लास, ठीक है। जय हिंद जय भारत बच्चे। कोई डाउट हो तो बताइएगा और कोई समस्या हो तो जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए।